घर खरीदने वाले हर शख्स के दिमाग में एक सवाल बार बार उठता है कि घर खरीदना ज़्यादा फायदेमंद है या फिर किराए पर रहना। जाहिर है दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। घर खरीदना भावनात्मक है, लोग अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर इसे देखते हैं, तो वहीं किराए पर रहने को लेकर भी तमाम तर्क हैं। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो क्या फायदेमंद होगा घर खरीदना या फिर किराए पर रहना? इस विषय पर आम लोग उतनी गहरी कैलकुलेशन नहीं करते जितना कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स करते हैं। तो आज हमने इस विषय को गहराई से समझने के लिए, इसके फायदे नुकसान को विस्तार से आंकने के लिए रियल एस्टेट के दिग्गज एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया है। रवि जी, जैसा कि हमने देखा कि सौरभ जी, आशीष जी और दीपक जी से बात की और लगभग सभी की राय एक है, घर खरीदने को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। आप भी इस राय के साथ हैं या फिर आपकी राय अलग है? देखिए, रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स से मेरा एक फंडामेंटल डिस्कनेक्ट इस बात पे आता है। ये जो एक इन्फ्लुएंस पेडलिंग होती है कि यंगस्टर्स घर खरीद रहे हैं, लोगों का कम एज में घर खरीदने पे रुझान आ रहा है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। ग्लोबल एवरेज है प्राइस टू इनकम रेशियो 5 इयर्स। इंडिया में प्राइस टू इनकम रेशियो 11 इयर्स है। और अगर मुंबई जैसे शहर में जाएं तो 18-20 साल का है। सवाल यहां अफोर्डेबिलिटी का है। एक यंगस्टर जिसने अभी अपना करियर शुरू किया है, बिलो 30 इयर्स है, वो अगर ओवर लिवरेज होकर घर खरीद रहा है तो उसमें और किसी ऐसे लड़के में जो 25,000 की सैलरी पे आईफोन लेकर और लुई विटॉन ईएमआई पे लेकर घूम रहा है, मुझे दोनों के फाइनेंशियल जजमेंट में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है। हाँ, रियल एस्टेट किसको खरीदना चाहिए? रियल एस्टेट खरीदने के पहले आप सबसे पहले देख लें क्या आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। क्या आप उस स्टेज में हैं जहां आप ये डिसीजन ले सकें कि अब अगले 15-20 साल आप उसी शहर में रहेंगे, आपके बच्चे वहीं पर स्कूल कॉलेज में जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपका नेटवर्थ कितना है। मैं ऐसे लोगों को घर खरीदते देखता हूं और यहीं पर मेरा डिस्कनेक्ट आता है जब आप कहते हैं यंगस्टर्स को घर खरीदना चाहिए। आपने 1 करोड़ का घर खरीद लिया, आपका नेटवर्थ नहीं है, आपने 80 लाख रुपए बोरो कर लिया है। क्या आपके इस असेट में वो असेट क्वालिटी है? अगर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, क्या आप इस घर को बेचकर वो पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लोन 80 लाख का लिया है। घर की कीमत 1 करोड़ है, लेकिन बैंक को आपको 1.5 करोड़ रुपए देने हैं। जब सारे फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को और आप पर्सनल नेटवर्थ को देखेंगे, मुझे लगता है घर खरीदने का एक स्टेज होना चाहिए कि जब आप एक सर्टेन लेवल पर नेटवर्थ बन गया हो। मैं जी। होम लोन के खिलाफ नहीं हूं। होम लोन इंडिया में सबसे सस्ता लोन है, वर्ल्ड ओवर सबसे सस्ता लोन है। लेकिन क्या होम लोन आपका लिवरेज है या लायबिलिटी है? अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मेरा नेटवर्थ है, और मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है और 8 साढ़े 8% पे लिया है, लेकिन अपने पैसे से मैं 14% कमा रहा हूं, मेरा लिवरेज है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर होम बायर्स जिनसे मैं मिलता हूं मेट्रो सिटीज में, उनका वो लायबिलिटी है। वो एक पेचेक टू पेचेक की जिंदगी जी रहे हैं और घर खरीदकर इमोशनल होते हैं कि हमारा माई स्वीट होम। भाई साहब, वो आपका घर नहीं है, वो बैंक का घर है। आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स भी नहीं है, बैंक के पास मोर्टगेज है। आप 3 ईएमआई नहीं देकर देख लीजिए, आपके हाथ से घर निकल जाएगा। रवि जी, हमने बीते कुछ सालों में देखा कि अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स बेहतर हुआ है, होम लोन की ब्याज दरें कम हुई हैं। इनफैक्ट इस बार एमपीसी में भी 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है। इसके अलावा हमने घर की ज़रूरत को सबसे अधिक कोविड टाइम में महसूस किया। जाहिर है गोल्ड, म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन आप उसमें रह नहीं सकते। इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए क्या नज़रिया बनता है आपका? नहीं, दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जब आप बात करते हैं घर का एक इमोशनल एस्पेक्ट है, मैं उसको इमोशनल एस्पेक्ट नहीं कहता हूं, मैं उसको कल्चरल कंडीशनिंग कहता हूं। और ये कल्चरल कंडीशनिंग कौन बना रहा है? रियल एस्टेट का इकोसिस्टम बना रहा है। आप एक, आज भी जब आप कहते हैं कि हमारा रेंटल रिटर्न्स हाई हो गया है, इंडिया में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोरोइंग कॉस्ट और रेंटल रिटर्न का गैप वर्ल्ड में हाईएस्ट इंडिया में है। सेकंड नंबर पे चाइना आता है, जहां तकरीबन 350-400 बेसिस पॉइंट्स हैं। हमारा कोई फाइनेंशियल लॉजिक नहीं होता है तो फिर पूरा रियल एस्टेट का इकोसिस्टम इमोशन के ग्राउंड पे आ जाता है। दूसरी बात, आप कहते हैं अफोर्डेबिलिटी आसान हुई है। इंडिया में आज भी इनकम टू प्राइस टू इनकम रेशियो वर्ल्ड में हाईएस्ट है, 11 साल का। ग्लोबल एवरेज 5 साल का माना गया है। दूसरा, आपका टेक होम सैलरी का 40% से ज्यादा ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। इंडिया में 13 लाख से ऊपर की सैलरी, फैमिली इनकम, सिर्फ 1% पॉपुलेशन के पास है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडस वैली रिपोर्ट भी यही कह रही है। सवाल ये उठता है कि आप अगर 13 लाख तक की सैलरी में 99% डेमोग्राफी का हिस्सा हैं, आप उस अर्निंग में कोई घर नहीं खरीद सकते। अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट बहुत ही ज्यादा गेम ऑफ 1% बन
गया है, ये 1% क्लब का गेम होता जा रहा है। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, लेकिन इस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको यंगस्टर्स को फाइनेंशियल एजुकेशन देना होगा, उसको समझाना होगा कि आपको जो इमोशन कहा जा रहा है वो एक्चुअली कल्चरल कंडीशनिंग बनाई जा रही है, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप घर खरीदें, मैं घर खरीदने के खिलाफ नहीं बोलता हूं। मैं कहता हूं जब तक आपका नेटवर्थ नहीं बन जाता है, जब तक आपका होम लोन जो है वो लिवरेज नहीं है और लाइबिलिटी है, तब तक घर खरीदना एक बहुत घाटे का सौदा है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने घर खरीद लिया और फिर कोई इमरजेंसी हो गई तो उनके पूरे फैमिली के फाइनेंस चौपट हो गए। आपको अगर घर खरीदना है तो आपको सबसे पहले अपना नेटवर्थ बनाना होगा, उसके बाद लाइफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी होगी, उसके बाद ही आप घर खरीदने का सोचें।